जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि हम अपने माता पिता जैसे दिखते तो हैं, पर हूबहू उनके जैसे भी नहीं होते। तो ये तय कौन करता है? आज हम हेरेडिटी के इसी कोड को आप कह सकते हैं क्रैक करने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि किसी की मुस्कान अपनी माँ जैसी और आंखें पिता जैसी कैसे हो जाती है? मतलब हम सब अपने पेरेंट्स का एक मिक्स तो हैं, लेकिन एक बिल्कुल नया, एक अनोखा मिक्स। और यही तो कमाल है हेरिडिटी का। ये एक ऐसी पहेली थी जिसमें सदियों तक बड़े बड़े साइंटिस्ट्स उलझे रहे। और जानते हैं, इसका सबसे पहला सुराग, इसका पहला क्लू कहाँ मिला? एक मॉन्क को अपने बगीचे में मटर के पौधों के बीच। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। एक जैसे पर फिर भी अलग। देखिए, रिप्रोडक्शन का एक बड़ा सीधा सा नियम है। जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे तो होते हैं, पर उनमें हमेशा कुछ ना कुछ छोटे मोटे फर्क भी होते हैं। और हमें इसी कंटिन्यूटी और चेंज के मिक्स को तो समझना है। अच्छा, इन्हीं क्वालिटीज़ को जो एक जनरेशन से दूसरी में पास ऑन होती हैं, उन्हें कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है हमारे ईयरलोब्स। ध्यान से देखिए, कुछ लोगों के ईयरलोब्स फ्री होते हैं और कुछ के जुड़े हुए। ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। और इस पूरी पहेली को सुलझाने का जो सफर था वो शुरू हुआ मटर के दानों से। और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के हीरो की, ग्रेगर मेंडल। अब देखिए, मेंडल की खास बात ये थी कि उन्होंने साइंस और मैथ्स को मिला दिया। उनसे पहले किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि हर जनरेशन में एक खास ट्रेट वाले पौधों की गिनती भी रखी जाए। और यही यही उनका मास्टर स्ट्रोक था। तो उन्होंने किया क्या? बहुत सिंपल। एक बिल्कुल लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा, दोनों को क्रॉस कराया। अब जो पहली जनरेशन हुई, जिसे F1 कहते हैं, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे निकले। कमाल है, बौनापन जैसे हवा में ही गायब हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब इन F1 पौधों का आपस में क्रॉस कराया गया, तो अगली जनरेशन यानी F2 में अचानक से वो बौनापन लौट आया। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये बौनापन पहली जनरेशन में गया कहाँ था और फिर दूसरी जनरेशन में अचानक से वापस कैसे आ गया? और यहीं पर मेंडल के मैथमेटिकल अप्रोच ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने नोटिस किया कि F2 जनरेशन में लंबे और बौने पौधों का जो रेशियो था वो हमेशा लगभग 3:1 का होता था। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता था। इसके पीछे कोई ना कोई रूल, कोई पैटर्न जरूर छिपा था। और इसी पैटर्न ने मेंडल को दो जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स तक पहुंचाया, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। देखिए, डोमिनेंट ट्रेट वो है जो अपना असर दिखाता ही दिखाता है, मतलब वो हावी हो जाता है, भले ही उसका सिर्फ एक फैक्टर मौजूद हो। जैसे पौधों का लंबापन, जिसे हम मान लीजिए कैपिटल T से दिखाते हैं। और रिसेसिव ट्रेट, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, वो थोड़ा दबा हुआ रहता है। वो तभी नजर आता है जब उसके दोनों फैक्टर्स एक साथ मौजूद हों, जैसे बौनापन यानी स्मॉल टी। अगर कैपिटल T वहां है तो स्मॉल टी बेचारा छिप जाता है। ये टेबल इस पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। देखिए, अगर जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैपिटल T है या कैपिटल T स्मॉल t है, पौधा लंबा ही होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल T डोमिनेंट है। पौधे को बौना होने के लिए उसका जेनेटिक मेकअप स्मॉल t होना जरूरी है, मतलब दोनों रिसेसिव फैक्टर्स का एक साथ आना जरूरी है। लेकिन मेंडल यहीं नहीं रुके। उनके दिमाग में एक और पहेली घूम रही थी। क्या अलग-अलग ट्रेड्स एक पैकेज डील की तरह आते हैं, या फिर उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता? तो इस बार उन्होंने एक साथ दो ट्रेड्स पर नजर रखी। पहला, बीज का शेप गोल है या झुर्रीदार, और दूसरा, बीज का कलर पीला है या हरा। और F2 जनरेशन में जो रिजल्ट्स आए वो काफी सरप्राइजिंग थे। देखिए, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस तो मिले ही, मतलब गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज, लेकिन कुछ एकदम नए कॉम्बिनेशंस भी सामने आए। जैसे गोल बीज हरे रंग के साथ और झुर्रीदार बीज पीले रंग के साथ। तो इससे क्या साबित हुआ? यही कि बीज के शेप और बीज के कलर जैसे ट्रेट्स एक दूसरे से पूरी तरह आजाद हैं। ये कोई पैकेज डील नहीं है। एक ट्रेट मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दूसरा भी साथ में आएगा ही आएगा। आप कह सकते हैं कि जेनेटिक डेक में पत्ते हर बार शफल होते हैं। सोचिए, मेंडल ने ये सब बातें 19वीं सदी में ही बता दी थीं। अब चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज की मॉडर्न साइंस पर और देखते हैं कि ये सारा खेल असल में सेल के अंदर होता कैसे है।
आज हम जानते हैं कि मेंडल जिन्हें फैक्टर्स कह रहे थे वो असल में जीन्स हैं। होता क्या है कि जीन डीएनए का वो हिस्सा है जो एक खास प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है। फिर यही प्रोटीन कोई खास काम करता है, जैसे पौधे की हाइट बढ़ाना, और इसी से वो ट्रेट कंट्रोल होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म में हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं, एक मां से मिलती है और एक पिता से। और ये जीन्स डीएनए के कुछ खास स्ट्रक्चर्स पर बैठे होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। चलिए, इनहेरिटेंस के इन्हीं नियमों को अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ह्यूमन ट्रेट पर अप्लाई करके देखते हैं। मतलब ये कैसे तय होता है कि बच्चे का बायोलॉजिकल सेक्स क्या होगा। इंसानों में सेक्स तय करने का काम सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। फीमेल्स में इनकी एक परफेक्ट जोड़ी होती है, XX, जबकि मेल्स में ये जोड़ी मिसमैच्ड होती है। एक X होता है और एक उससे छोटा Y क्रोमोसोम। अब लॉजिक बहुत सिंपल है। माँ के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं ना, तो बच्चे को उनसे हमेशा एक्स ही मिलेगा। असली फैसला तो पिता के क्रोमोसोम्स से होता है। अगर पिता की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आया तो बच्चा होगा XX यानी लड़की, और अगर वाई क्रोमोसोम आया तो बच्चा होगा XY यानी लड़का। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर प्रेगनेंसी में लड़का या लड़की होने का चांस 50-50 होता है। ये पूरी तरह से किस्मत की बात है कि एक्स वाला स्पर्म सेल एग को फर्टिलाइज करता है या वाई वाला। तो मटर के एक साधारण से बगीचे से शुरू हुई ये कहानी आज जिंदगी के ब्लूप्रिंट यानी डीएनए तक पहुंच चुकी है। इस पूरे सफर को देखकर मन में बस एक ही सवाल आता है, कुदरत के और कितने ऐसे छुपे हुए कोड हैं जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।